अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ योर प्रेजेंटर फैसल मिनहास। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को हम कनेक्टर भी कहते हैं कि दो तरह की सेंटेंसेस को, जुमलों को आपस में मिलाती हैं, यानी कि एक क्लॉज को, जुमले के एक हिस्से को दूसरे से मिलाती हैं। इन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। और उर्दू की ज़ुबान में अगर आप देखें तो बहुत सारी सिचुएशंस में हम ऐसा करते हैं कि हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं कि हम उर्दू में भी हमें हालांकि, इसके बावजूद, या जब तक कि नहीं, या बजाय इसके, इस तरह के जितने भी कंजंक्शन हैं इनके इस्तेमाल उर्दू में हमें इनसे पाला पड़ता है और हमें इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी हमें इनका पाला पड़ता है। अगर हमें इनका ठीक इस्तेमाल आता है तो हम अच्छे तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको इनका सही इस्तेमाल बताऊँ कि उन्हें कब, किन सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं और कौन से इनमें कंजंक्शंस हैं और कौन से इनमें प्रपोजिशन हैं। प्रपोजिशन का तो मतलब आपको पता ही है कि ये किसी की नाउन की प्लेसमेंट के बारे में बताता है, उसकी पोजीशन के बारे में आपको बताता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑल्दो। ऑल्दो को उर्दू में मीनिंग में इसमें आप बल्कि, लेकिन, मगर, हालांकि, आप ये इसको कह सकते हैं। इसमें हम एक जो क्लॉज है दूसरी क्लॉज में उसका कंट्रास्टिंग, यानी कि उसका जो ओपोजिट जो है, नतीजा जो है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल्दो एम्फसाइजिंग द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और कंट्रास्ट ऑफन सरप्राइजिंग द रीडर, जो कि अक्सर रीडर को सरप्राइज़ करता है। जैसे हम कह सकते हैं ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही हेल्प मी, अगरचा कि वो थका हुआ था लेकिन उसने मेरी मदद की। अगरचा भी आप इसको बोल सकते हैं और हालांकि भी आप कह सकते हैं। ऑल्दो अब ये भी कह सकते हैं ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी। ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। अब नोट करें कि इन दोनों क्लॉजेस में एक में बात क्या हो रही है, अगरचा के या हालांकि इट वॉज रेनिंग, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। दूसरे में इसका नतीजा देखें जो पहले की जो क्लॉज के नतीजे का बिल्कुल बरक्स है। इसी तरीके से बहुत सारे और सेंटेंसेस में हम ऑल्दो को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑल्दो को ज़रूरी नहीं, आप जुमले के मिड में भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद एग्जांपल लेते हैं। ही केम टू मी ऑल्दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, आप ऐसे भी कह सकते हैं वो मेरे पास आया बावजूद इसके, या हालांकि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था। इसी तरीके से आप ऑल्दो के इस्तेमाल, इनके मीनिंग को ज़हन में रखकर आप बहुत सारे और सेंटेंसेस में इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ जेनरस, या ये भी कह सकते हैं कि ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ जेनरस, के अगरचा कि वो गरीब है लेकिन सखी है। अब देखिए दो कंट्रास्टिंग जो है आप नतीजा देख सकते हैं उसका। तो ऑल्दो का इस्तेमाल जो है इसके उर्दू मीनिंग में मैंने आपको बताया कि बल्कि, लेकिन, हालांकि, इसका जो मीनिंग होता है। तो ये तो कंजंक्शन हमने बात कर ली। इसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं कि इसका जो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करता है। ये टॉपिक मैं आपको फ्यूचर में लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं एक दूसरे कंजंक्शन के बारे में, जिसे हाउ एवर कहते हैं। हाउ एवर ज़ाहिर है कि बहुत हद तक आप ये कह सकते हैं ये बट का जो है बट से सिमिलर होता है। जैसे हम बहुत सारी सिचुएशन में बट, लेकिन का इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ एवर का इस्तेमाल भी हम वहीं करते हैं। मैं इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ एक सेंटेंस मैं लेता हूँ आपके लिए कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय बट ही फियर्स समटाइम्स। जैसे आपने इसमें बट लगाया कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय बट ही फियर्स समटाइम, इसके आप हाउ एवर लगा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय हाउ एवर फियर समटाइम ग्रिप्स हिम। तो जब आप हाउ एवर का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा ये फॉर्मल है, फॉर्मल स्टाइल है, जबकि बट का जो थोड़ा सा इनफॉर्मल स्टाइल है, ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लेकिन हाउ एवर को जो है आप ये कह लें कि ये बट को रिप्लेस कर देता है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, मैं और एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि द होटल रूम वॉज स्मॉल हाउ एवर इट हैड अ ग्रेट व्यू। मतलब ये है कि होटल रूम जो है वो छोटा था बावजूद इसके, लेकिन फिर भी इसका जो एक व्यू था वो बहुत अच्छा था। आप इसको बट भी लगा कर कह सकते हैं कि द होटल रूम वॉज स्मॉल बट इट हैड अ ग्रेट व्यू। लेकिन आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हाउ एवर का इस्तेमाल जो है ज़्यादा ये फॉर्मल अंदाज में किया जाता है, और राइटिंग इंग्लिश में हाउ एवर को बट के मुकाबले में तरजीह दी जाती है, इसको इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम मज़ीद सेंटेंस लेते हैं कि ही इज़ नॉट अ गुड सिंगर हाउ एवर ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, कि वो एक अच्छा सिंगर नहीं है, ताहम वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो हाउ एवर जो है आपने इसमें रिप्लेस किया। तो हाउ एवर जो है आप इसके मीनिंग उर्दू में आप ये भी कह सकते हैं फिर भी, ताहम, लेकिन, ये बट को जो है वो रिप्लेस कर सकता है, इंटरचेंजेबल है, लेकिन राइटिंग इंग्लिश में इसको तरजीह दी जाती है, इसको प्रेफर किया जाता है। हाँ, ये बोलने में भी इस्तेमाल होता है।
तो अब हम जब अब मैं जिस कंजंक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल भी अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो नाम है वो है अनलेस। अनलेस के बारे में एक गलती ये की जाती है कि इसको समझा जाता है कि इसका मीनिंग होता है जब तक कि, ये कंडीशनल केस में आता है, और इसका मीनिंग होता है जब तक कि नहीं। ये नेगेटिव है, ये नफ़ी है, इसके बाद जो है हम नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। इट प्रेजेंट्स अ नेगेटिव कंडीशन फॉर समथिंग टू हैपन, कि एक जो चीज़, एक कंडीशन जो है अगर वो मीट नहीं होती तो उसका ये नतीजा होगा। मैं आपको एग्जांपल से इसका समझाता हूँ कि अनलेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस गलती से आपने इसमें बचना होता है। जैसे हम कहते हैं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। आपने ये नहीं करना अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, दैट्स रॉन्ग। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, या यू विल नॉट सक्सीड, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकते। अब इसमें गलती क्या की जाती है, ये कहा जाता है कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, दैट्स रॉन्ग। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसमें नेगेटिव मौजूद है, इसी बात आपने नोट नहीं लगाना। इसी तरीके से अनलेस का इस्तेमाल हम मज़ीद कर सकते हैं कि जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। अनलेस ही कम्स टू मी आई विल नॉट गो टू हिम। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि अनलेस के बाद आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, और इसकी दूसरी क्लास में आप फ्यूचर का इस्तेमाल या कुछ भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनलेस के बाद आपने सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है कि अनलेस ही कम्स टू मी, जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा। आपने ये नहीं कहना कि अनलेस ही विल नॉट कम टू मी, अनलेस ही डजंट कम टू मी, अनलेस ही कम्स टू मी आई विल नॉट गो टू हिम। इसी तरीके से हम मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब तक वो क्रिकेट में परफॉर्म नहीं करेगा, उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। unless he performs well in cricket he will not be selected, उसे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से आप नोट करें कि unless he performs well, इसमें आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। आपने ये नहीं करना कि unless he does not perform या unless he will not perform। तो unless का इस्तेमाल जो है वो कंडीशनल केस में किया जाता है। ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक कनेक्टर है, दो सेंटेंसेस को, इंडिपेंडेंट को, डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाता है, और ये बहुत सारी सिचुएशन में, इसमें हम उर्दू में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी शर्त की बात करते हैं। इसी तरीके से आप ये समझ लें कि इसी के बहुत सिमिलर एक कंजंक्शन है जिसको हम कहते हैं एज़ लॉन्ग एज़ और अनलेस में एक बुनियादी फ़र्क जो आपने जानने की ज़रूरत है। एज़ लॉन्ग एज़ का मीनिंग होता है जब तक के, और अनलेस का मीनिंग होता है जब तक के नहीं। एज़ लॉन्ग एज़ जो है इसमें कंटिन्यूटी, एक वक्त का तसलसल है, कंटिन्यूटी ऑफ टाइम इसमें इन्वॉल्व होती है। मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। हम बहुत सारी सिचुएशन में इस तरह बोलते हैं कि जब तक उसके पास, लेट्स सपोज, जब तक उसके पास पैसा है वो किसी की नहीं सुनेगा। एज़ लॉन्ग एज़ ही हैज़ मनी ही विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी। अब हम नोट करें कि एज़ लॉन्ग एज़ के बाद आपने नोट नहीं लगाना। ये एक पॉजिटिव कंडीशन को ज़ाहिर करता है और फिर उसके नतीजे की बात करता है। इसी तरीके से हम बहुत से एग्जांपल लेते हैं कि जब तक वो यहाँ है, एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ हेयर आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, कि जब तक वो यहाँ है मैं नहीं जाऊँगा। तो इसमें अब नोट करें कि इसमें टाइम इन्वॉल्व है, टाइम फैक्टर इन्वॉल्व है, कंटिन्यूटी इन्वॉल्व है। अलबत्ता आप इसे इफ़ से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इफ़ जो है वो इसमें वो टाइम की कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं करता। हम ये भी कह सकते हैं इफ़ इज़ हेयर आई विल नॉट गो, लेकिन ये एज़ लॉन्ग एज़ के मीनिंग को मुकम्मल तौर पे कवर नहीं करता। हम इस एज़ लॉन्ग एज़ की बहुत सारी जो है एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जब तक तुम परफॉर्म करते रहोगे, तुम खेलते रहोगे। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर परफॉर्मिंग वेल यू विल कीप ऑन प्लेइंग। अब इसमें कंटिन्यूटी है, टाइम इन्वॉल्व है, उसकी शर्त के जब तक वो खेलता रहेगा। एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ परफॉर्मिंग वेल ही विल बी प्लेइंग। इसी तरीके से अब एज़ लॉन्ग एज़ की हम और एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब तक मेरा खुदा मेरे साथ है मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। एज़ लॉन्ग एज़ माई लॉर्ड माई अल्लाह इज़ विद मी आई डोंट नीड टू फियर, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। तो एज़ लॉन्ग एज़ का मतलब जब तक के, और जबकि अनलेस का मतलब है जब तक के नहीं। तो दोनों में समझें कि ये जो है एज़ लॉन्ग एज़ बेसिकली ये जो है एक पॉजिटिव कंडीशन के बारे में बात करता है कि एक चीज़ के होने को फिर उसके नतीजे की बात की जाती है, जबकि अनलेस जो है एक चीज़ के ना होने पे जोर देता है, फिर उसकी कंडीशन, फिर उसके नतीजे पे बात करता है। तो ये एज़ लॉन्ग एज़ और अनलेस में ये बुनियादी फ़र्क अपने ज़हन में रखना है, और इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम जो बात करेंगे, हमने आल्दो पे बात की, और फिर हमने जो है अनलेस एज़ लॉन्ग एज़ पे बात की, हाउएवर पे बात की। अब हम बात करेंगे इन स्पाइट ऑफ जो है ये कंजंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसे हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उर्दू में होता है बावजूद इसके या इसके बावजूद। और जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ही वेंट टू कॉलेज इन स्पाइट ऑफ रेन, कि वो बारिश के बावजूद कॉलेज गया।
अब इसमें नोट करें ही वेंट टू कॉलेज इन स्पाइट ऑफ रेन, यानी कि जो इन स्पाइट ऑफ रेन है ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है और कंट्रास्टिंग है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक हर्डल थी लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो कॉलेज गया, तो इसे हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे। इसी तरीके से हम वो उर्दू में भी हम नोट करें तो बहुत सारी सिचुएशन में हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस काम के बावजूद ये काम हुआ, इस बात के बावजूद भी ये चीज़ हुई, हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम एग्जांपल समझते हैं कि मेरी वार्निंग के बावजूद उसने ये हरकत की, इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग ही डिड दिस मिस्टेक, या हम ये भी कह सकते हैं डिड दिस मिस्टेक इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग। आप इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग इन स्पाइट ऑफ को स्टार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है इसके बावजूद। अब इसकी और एग्जांपल लेते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग बैड हेल्थ ही वेंट टू स्टडी, यानी कि बावजूद जो है उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसकी सेहत, फिर भी वो जो है वो कॉलेज गया। तो इसमें भी नोट करें कि इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल हुआ बावजूद इसके। तो इस तरीके से हम इन स्पाइट ऑफ जो है मज़ीद इसकी एग्जांपल लेके समझते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ग्रेट हार्ड वर्क ही फेल्ड इन एग्ज़ाम, के बावजूद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया बावजूद इसके। तो इस तरीके से हम इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने ध्यान में रखना है कि हमेशा इसके बाद ऑफ जो है वो लगाना पड़ता है आपको, और इसका इस्तेमाल जो जहाँ जहाँ पे उर्दू में आपको बावजूद इसके ऐसी कंडीशन, इस सिचुएशन की बात करनी हो तो आपने स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करना है। तो ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ। अब इंस्टेड ऑफ में अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हो कि इंस्टेड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ को मिक्सअप कर देते हैं, हालांकि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए इंस्टेड ऑफ जो है वो आपको एक सिचुएशन के बारे में बताता है, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है कि एक हर्डल है, ऑब्स्टेकल है, उसके बावजूद ये काम होता है। इंस्टेड ऑफ ये शो करता है सब्स्टिट्यूशन को, रिप्लेसमेंट को, और इसका मतलब होता है कि बजाय या बजाय इसके। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कॉलेज ही वेंट समवेयर एल्स, के बजाय कि कॉलेज जाने के वो कहीं और चला गया, बजाय मेरे पास आने के वो कहीं और चला गया। इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी ही वेंट समवेयर एल्स, बजाय मेरे पास आने के वो कहीं और चला गया। लेकिन इंस्टेड ऑफ के बाद आपने आईएनजी फॉर्म जो है वो लगानी है, फोर्थ फॉर्म वो इस्तेमाल करनी होती है। अब ये नहीं कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ कम टू मी, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी। इसी तरीके से हम मज़ीद एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे बजाय पढ़ने के वो खेलना शुरू हो गया, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही स्टार्टेड प्लेइंग। और इसी तरीके से ये रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन को ज़ाहिर करता है कि एक काम को छोड़कर दूसरे काम को तरजीह देना। हम इसे इन अदर वर्ड्स रादर देन भी कहते हैं, बजाय एक काम करने के दूसरा काम करना। तो इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल जो है हम उर्दू में भी बहुत करते हैं कि जब हम किसी को कोई काम करने को कहते हैं लेकिन वो उसे अपोजिट करता है, तो हमें ये उर्दू में भी ये बोलना पड़ता है। कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि उसका कल इम्तहान है, ही हैज़ एग्ज़ाम टुमारो, और बजाय पढ़ने के वो खेलना शुरू हो गया, एंड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे और सेंटेंसेस हैं जिसमें इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है क्योंकि इसके बाद एक अलग से कोई क्लॉज नहीं आती, ये कंजंक्शंस नहीं है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ जो है आपस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनको मिक्सअप नहीं करना। तो इनका भी जो है बोलने में या लिखने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल यूजिंग दैट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर के बाद आपको इन कंजंक्शन के इस्तेमाल में चाहे लिखने में या बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की एग्जांपल के साथ, इनके मीनिंग भी आपको बताए हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं मज़ीद जो है कंजंक्शंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मज़ीद जो है आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूँ। थैंक यू।